सबको सत श्री अकाल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योलो यात्रा। मैं आरुष धमीर आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंडिया से कनाडा जाने का फुल प्रोसेस। और आज की वीडियो मैंने सत श्री अकाल से इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरे लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था। जब मैं दिल्ली से टोरंटो की फ़्लाइट में बैठा इंडिया से कनाडा जाने के लिए, तो वहाँ के क्रू ने भी सत श्री अकाल करके वेलकम किया, जो मुझे बड़ी ही अच्छी चीज़ लगी। बल्कि फ़्लाइट थी एयर कनाडा की फिर भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी लाइफ की सबसे पहली सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट के बारे में, उसकी पूरी जर्नी के बारे में, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आपको पूरी A to Z गाइड दे दूँगा इंडिया से कनाडा कैसे जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप और बेटर एक्सपीरियंस में देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे इसको 1.5 स्पीड पे रख सकते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए और आप उस हिसाब से देख सकें। और साथ में इस वीडियो में मैं YouTube में चैप्टर्स भी लगा दूंगा ताकि आपके लिए नेविगेट करना इजी हो जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको जब भी इंडिया टू कनाडा जाना है आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो मैं गया एयर कनाडा में दिल्ली टू टोरंटो की फ़्लाइट में, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपना सब पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। एयर कनाडा के अलावा जो भी ब्रांड्स के बारे में मैं इसमें बात करूंगा कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैंने पर्सनल यूज़ किया या मेरी फैमिली ने यूज़ किया इस ट्रिप के ड्यूरिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं कनाडा गया क्यों। तो हुआ ये था, मेरी सिस्टर वहाँ पे पढ़ रही है कनाडा में, टोरंटो के नज़दीक एक बेलविल करके शहर है वहाँ पर। तो उसका कॉन्वोकेशन था। मैंने और मेरे पेरेंट्स ने हमने डिसाइड किया कि हम उससे मिलकर आएंगे। मेरे लिए ये था कि एक नया कंट्री भी एक्सप्लोर हो जाएगा और आप लोगों को मैं दिखा भी पाऊँगा एक फार की कंट्री जो यहाँ से एक तरीके से बोल सकते हैं प्लैनेट के बिल्कुल दूसरी तरफ है कनाडा। उसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो जैसे हम दिल्ली से टोरंटो जा रहे थे जब, तो वो करीब था 12,000 किलोमीटर। ये रीज़न था जिसके कारण हमारे कनाडा जाने का प्रोग्राम बना। तो हम गए आराम से 3 हफ्ते के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कनाडा, जितना हम एक्सप्लोर कर पाए 3 हफ्ते में। हमने इसलिए फ़्लाइट ली दिल्ली से टोरंटो की। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं कनाडा के लिए, और ये फ़्लाइट मेरी लाइफ की सबसे लंबी फ़्लाइट थी भाई, क्योंकि इस फ़्लाइट का ड्यूरेशन था 16.5 घंटे। तो बहुत ही लंबी फ़्लाइट थी। ये फ़्लाइट की टिकट्स जो हैं ये कभी कभार वेरी करती हैं, तो आप स्काई स्कैनर और दूसरी वेबसाइट्स पे आप ट्राई कर सकते हैं। एयर इंडिया की भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं दिल्ली से टोरंटो, बट हमारे लिए वो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी पर पर्सन। हमें एयर कनाडा सस्ती पड़ रही थी, तो हमने इसलिए एयर कनाडा की। एयर कनाडा की जो फ़्लाइट है ये आप स्काई स्कैनर या दूसरी किसी वेबसाइट से भी आप देख सकते हो जहाँ से आपको सही मिले। तो हाँ, हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कनाडा एंटर करने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है और हमें स्टिकर वीज़ा मिलता है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और इसकी पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस और पूरा प्रोसीजर बताया है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने का। वो मैं हुआ तो आई बटन में लिंक कर दूंगा ऊपर, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप वहाँ जाके वो पूरी वीडियो देख लेना। आपको पूरा कनाडा के वीज़ा का प्रोसेस समझ आ जाएगा। जो आपको ये वीज़ा मिलता है, ये वीज़ा आपको आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। अब जैसे मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी जब मैंने अप्लाई किया था तब 1.5 से 2 साल बचे हुए थे, तो मुझे उतने टाइम का ही वीज़ा मिला। और साथ में अगर आप एक बार इस वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा एंटर करते हैं, तो उसके बाद आप एक कैलेंडर में 6 महीने से ऊपर नहीं रह सकते। तो ये एक बेसिक सा रूल है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब अगला टॉपिक आता है कि भैया करेंसी एक्सचेंज का क्या सीन है। तो मैं पर्सनली आपको ये रेकमेंड करूँगा कि कनाडा के लिए आप कनाडा में करेंसी एक्सचेंज मत करवाइए, इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करवा के जाइए। कनाडा की ऑफिशियल करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, और उसका बैंक नोट होता है ये कैनेडियन डॉलर का, ये। और साथ में इसका मैंने सिक्का भी रखा हुआ है कैनेडियन डॉलर का, ये देखो। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है काफ़ी, मैं जिन जिन कंट्रीज़ जाता रहता हूँ तो मैं करेंसीज कलेक्ट करता हूँ वहाँ की, चाहे थोड़ा ही अमाउंट रखता हूँ मैं अपने पास। तो हमारा जो करेंसी का भी रेट चल रहा है वो है अराउंड 1 कैनेडियन डॉलर इज़ इक्वल टू अराउंड 65 और 64 रुपीज़। मैं रिकमेंड करूँगा कि करेंसी एक्सचेंज आप यहीं इंडिया में करवा के जाइए। आपको ये करना है कि आपको जो भी, आप किसी बड़े शहर में अगर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कहीं और इंडिया में, तो आपको मार्केट एरिया में जाके करेंसी एक्सचेंज शॉप ढूंढनी है जो करेंसी कन्वर्ट करते हैं। और याद रखिए कि वो RBI सर्टिफाइड होनी चाहिए। वो आप गूगल कर सकते हैं। मैंने ये करेंसी एक्सचेंज दिल्ली में कराई तो मुझे कनॉट प्लेस में काफ़ी शॉप्स मिल गई। इसमें आपको जो करेंसी एक्सचेंज करवानी होती है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। एक आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, एक साथ में आपको अपनी एयर टिकट देनी पड़ती है, आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ती है, आपको अपने वीज़ा की कॉपी देनी पड़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। और इसमें भी कभी कभार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि जैसे 50,000 रुपये तक को आप अगर कन्वर्ट करवाते हैं
तो वो आप कैश में करवा सकते हैं, उसके ऊपर आपको चेक देना पड़ता है। साथ में मैं दूसरा आपको ये टिप दूंगा करेंसी एक्सचेंज की और करेंसी के बारे में, अपने साथ इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेके चलिए, और डेबिट कार्ड वैसा लेके चलिए जिससे आप फॉरेन कंट्री में या कनाडा में किसी लोकल एटीएम से आप वहाँ की लोकल करेंसी विड्रॉ कर सकें। मैं अपने बैंक का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेके चला था, तो उसको मैंने इस तरह यूज़ किया कि टोरंटो या कोई भी और कनाडा के शहर में जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं सीधा एटीएम में वो अपना कार्ड डालता था, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और उससे मैं मनी विड्रॉ कर लेता था सीधा कैनेडियन डॉलर, और वो मेरे जो भी अमाउंट होता था वो कट जाता था INR में मेरे अकाउंट से। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आप फुल प्रूफ करके चलिए तो पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से आपके फाइनेंसेस मैनेज हो जाएंगे कनाडा में। अब अगली बात आती है इमिग्रेशन की, चाहे वो इंडियन इमिग्रेशन हो या कैनेडियन इमिग्रेशन हो। तो इमिग्रेशन का ये सीन है कि इंडियन इमिग्रेशन पे तो बेसिक जब आप जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे या जिस भी आप इंडियन एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए, इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं कनाडा, क्या पर्पस है आपका। तो हमने तो बता दिया कि मेरी सिस्टर का और मेरे पेरेंट्स ने बताया हमारी डॉटर का कॉन्वोकेशन है तो उसके लिए जा रहे हैं और घूमने के लिए जा रहे हैं। साथ में वो आपका वीज़ा चेक करते हैं कि सही है या नहीं, सब वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं। साथ में कभी कभार हो सकता है वो आपकी रिटर्न टिकट भी मांग सकते हैं, हमारे टाइम नहीं मांगी थी बट कभी कभार वो पूछ सकते हैं। बस बेसिक उसके बाद आपके पासपोर्ट का देख के बस उस पर स्टैम्प कर देते हैं और आपका इंडिया से इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। अब बात करें कैनेडियन इमिग्रेशन की, तो कनाडा की जो इमिग्रेशन है इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई है, सब कुछ मोस्टली डिजिटाइज किया हुआ है। तो आपको करना ये है अपना इमिग्रेशन प्रोसेस इजी करने के लिए कि आपको 2 से 3 दिन पहले फ्लाई करने से, मतलब कि आपके कनाडा पहुंचने से 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपको अराइव कैन करके एक ऐप है, ये आपको मिल जाएगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन सबके लिए। अराइव कैन के ऐप पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, या जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा इंडिया से, जिसमें आपको अपना कस्टम डिक्लेरेशन करना है और अपना इमिग्रेशन डिक्लेरेशन करना है। इसके बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटली उनके पास सेव हो जाता है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन। और उससे फ़ायदा ये होता है जब आप अराइव कैन पे अपनी सब इमिग्रेशन और कस्टम डिक्लेरेशन करके चलते हैं इंडिया से या अराइव करने से पहले कनाडा में, तो आपको जस्ट इमिग्रेशन पे पहुंच के कुछ नहीं करना होता, कोई इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। आपको जस्ट वहाँ पे कियोस्क बने हुए इमिग्रेशन काउंटर्स में कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पे, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट्स को स्कैन करना होता है और एक पर्ची सी निकलती है, एक स्लिप सी निकलती है, बस वो लेकर आपको एग्जिट करते समय वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो ऑफिशियल्स, उनको हैंड ओवर करना होता है और आपका इमिग्रेशन क्लियर। इतना इजी इमिग्रेशन है, बहुत मज़ेदार इमिग्रेशन है, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था एक वेस्टर्न कंट्री जाने का, तो मैं बड़ा स्ट्रेसफुल था क्योंकि मैंने सारा वीज़ा वगैरह का देखा, मैं सब संभाल रहा था, अपना 3 महीने से मैं लगा हुआ था इसके वीज़ा के लिए और वो सब, तो मैं बड़ा था कि यार इमिग्रेशन प्रोसेस में कैसे होगा। बट वहाँ पे मैं गया इमिग्रेशन काउंटर पे, वो निकाला, आगे गया, मैंने वहाँ ऑफिसर्स भी खड़े हुए थे इमिग्रेशन ऑफिस, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप स्टैंप नहीं करते हैं पासपोर्ट, या आप कुछ पूछते नहीं है क्वेश्चन? बोलते नहीं, आपका सब डिजिटाइज्ड होता है, आपका इमिग्रेशन डन है, आप सीधा बाहर निकल सकते हैं, अपना सामान ले लीजिए अपना बेल्ट से और आप बाहर जा सकते हैं। तो इतना ईजी था कनाडा का इमिग्रेशन, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसलिए कैनेडियन इमिग्रेशन से कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। अगर कभी कहीं वो पूछ लें तो आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, अगर कभी पूछ ले, कभी कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग ले, वो होने चाहिए आपके पास। बाकी आपके पासपोर्ट वीज़ाज़ की एक कॉपी अपनी इमरजेंसी के लिए हमेशा होनी चाहिए। और अगर कभी हो तो अपने साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने रहने वहने को, जो भी आप रह रहे हैं अकोमोडेशन वगैरह का, उसका भी कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। ये सब चीज़ें साथ में लेके चलिए। अब मैं भी पूरी फाइल लेके चला था क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था, पता नहीं क्या सवाल होगा, बट मेरे को कोई नहीं पूछा गया, लेकिन ये चीज़ें रखना हमेशा सेफ़ रहता है। अब बात आती है अगली सिम की, कि अगर हम कनाडा जा रहे हैं तो क्या हमें लोकल सिम वहाँ का लेना चाहिए, इंडिया से लेके जाना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होती है, सब कैसे होता है। तो इसका मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो चीज़ जो हमने खुद की थी, क्योंकि कनाडा में मेरी सिस्टर ने बताया कि अगर टूरिस्ट सिम्स आप लेते हैं या दूसरे सिम्स आप लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इंटरनेशनल रोमिंग इंडिया से लेके चलिए। अब जैसे मेरे और मेरे पेरेंट्स के पास, हम तीनों के पास एयरटेल था, मैं फिर कह रहा हूँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, एयरटेल का प्लान था, तो हमने एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग ले लिया था। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था हमें, अराउंड आप समझ लीजिए 800 से 900 रुपये पर बंदा पड़ा था, जिसमें हमें 1.5 से 2 GB इंटरनेट मिलता था और कॉलिंग का कुछ 100 मिनट मिलते थे, इंडिया कॉल करने के लिए या लोकली कनाडा कॉल करने के लिए। तो आई नो बहुत कम इंटरनेट है, बट हमें सबसे सस्ता वही लगा। अगर आपके पास कोई और तरीका है सिम वगैरह का, या कोई लोकल सिम लेने का, या कोई तरीका आप जानते हैं जिससे सस्ता भी पड़ जाए और इससे ज़्यादा आपको
लाइक डेटा प्लान भी मिल जाए कम पैसे में, तो ज़रूर कमेंट नीचे कर देना और लोगों को हेल्प हो जाएगी। अगर कनाडा आप जा चुके हैं और आपको अगर कुछ और नए तरीके पता है सिम के बारे में, कनाडा वगैरह में होटल्स, एयरबीएनबीज, हॉस्टल जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे वाईफाई वगैरह हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसे मज़ेदार पॉइंट पे आते हैं कि भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा फ़्लाइट का, दिल्ली से टोरंटो जाने का। तो भाई एक्सपीरियंस देखो, एक फ़र्स्ट टाइम मैंने बताया जैसे पहले भी कि मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी, 16.5 घंटे की फ़्लाइट। तो पहले में मैं तो था यार इतने लंबे टाइम में करूँगा क्या, बोर नहीं हो जाऊँगा या बैठे बैठे एकदम टांगे जाम हो जाएंगी, क्या होगा। बट एक्सपीरियंस काफ़ी उस हिसाब से अच्छा था। और एयर कनाडा फ़र्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था मैं, तो उसमें सबसे पहले तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि वेलकम ही हमारा फ़्लाइट के अंदर सत श्री अकाल बोल कर हुआ। तो मुझे बड़ा पहले एक थोड़ा स्ट्रेन सा भी लगा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कनाडा में हमारा इंडिया का बहुत लार्जेस्ट पंजाबी डायस्पोरा रहता है। इनफैक्ट जो हमारे वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स भी थे, अगर जैसे 5 क्रू मेंबर्स थे तो उनमें से 4 अपने इंडियन भाई बहन ही थे, पंजाबी थे। तो एक बड़ा होमली फीलिंग सा रहा। और फ्लाइट के अंदर भी सारे पंजाब साइड से लोग और अपने सिख भाई बहन थे, तो बिल्कुल मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे पंजाब की फ़्लाइट है, मैं दिल्ली से अमृतसर जा रहा हूँ, दिल्ली से टोरंटो नहीं जा रहा। तो एक वैसा था। बट फ़्लाइट इन जनरल अगर बोलूँ तो एयर कनाडा डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन डिसेंट सर्विस देता है। जो उनका खाना वगैरह भी है वो भी डिसेंट है काफ़ी, और उनके खाने में काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको हिंदू नॉनवेज मील मिल जाएगा, या आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मील आपके रिलीजियस प्रेफरेंसेस के हिसाब से मिल जाएगा। अब मैं वेज हूँ तो मैंने जैन मील करवाया था, बिल्कुल बेसिक वेज मील है, तो वो था मेरा। और साथ में बीच बीच में स्नैक्स वगैरह भी सर्व होते रहते हैं। और साथ में एयर कनाडा में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ थी कि बैक साइड पे जहाँ पे सारी सीट्स ख़त्म हो जाती है, वॉशरूम्स के साइड पे जहाँ पे सारा जो स्टाफ वगैरह के बैठने की जगह होती है, वहाँ पर उनने फ्री वाटर बॉटल्स, चॉकलेट्स एंड स्नैक्स भी रखे हुए थे। तो आप कभी भी जाके फ़्लाइट में कभी भी उठ के आप थोड़े बोर हो जाएं तो वहाँ जाके आप पानी वानी पी सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार लगा मेरे को। ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है आपको, डिनर भी दिया जाता है। और रात को तकरीबन इंडियन टाइम में चलती है, आप समझ लीजिए इंडियन टाइम में चलती है 11-12 बजे रात को। और वहाँ पर आपको लोकल टाइम में, कैनेडियन लोकल टाइम में टोरंटो में आपको सुबह 7:30-8 बजे पहुँचा देती है। और अगर टाइम डिफरेंस की बात करें अपना दिल्ली और टोरंटो के बीच में, तो वो तकरीबन 9:30 से 10 घंटे के बीच में। तो दिल्ली 9.5 घंटे 10 घंटे आगे है टोरंटो टाइम से। तो ये सारा हिसाब किताब है टाइम डिफरेंस का। और जेट लैग अगर हम बोले कि जेट लैग कैसा रहता है, तो जेट लैग की ये चीज़ है कि आपको बीच बीच में एक तो जितना आपको टाइम मिले आप सोते रहें, ताकि आपको रेस्ट मिलता रहे और आपको जेट लैग का ज़्यादा इशू ना हो। और बीच में क्योंकि ये बहुत लंबी फ़्लाइट है, मैं रेकमेंड करूँगा कि बीच में ना उठ के थोड़ा चलते रहिए, आप ये वॉशरूम चले जाइए, थोड़े स्ट्रेचेस करते रहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूस बहुत टाइम तक अगर आप बैठे रहते हैं फ़्लाइट के अंदर, तो कभी कभार होता है आपको मसल पेन्स वगैरह होने लग जाते हैं या शरीर अकड़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी और अगर फ़्लाइट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा था एयर कनाडा में। पूरी मूवीज़ वगैरह आप देख सकते थे, और सारे आपको इंटरनेशनल शोज़ मिल जाएंगे, इंडियन शोज़ मिल जाएंगे, इंडियन मूवीज़ मिल जाएंगी, इंटरनेशनल मूवीज़ मिल जाएंगी। साथ में वहाँ पे स्क्रीन पे जो एयर कनाडा के जो स्क्रीन्स मिलते हैं पैसेंजर्स को, उसमें बहुत मज़ेदार सीन था। उसमें पूरा आपको एनिमेशन और सैटेलाइट व्यू भी आ रहा होता है फ़्लाइट का, और उसमें सब डिटेल्स आ रहे होते हैं फ़्लाइट के कि कितने आप स्पीड पे उड़ रहे हो, कितना आपका एल्टीट्यूड है, कितना डिस्टेंस रह गया आपके डेस्टिनेशन से। डेस्टिनेशन और ओरिजिन यानी दिल्ली और टोरंटो के बीच में अभी क्या क्या टाइम हो रहा है, कितने घंटे हो चुके हैं आपको फ्लाई करते हुए, और टोरंटो पहुंचकर आप कैसे कैसे अपना एयरपोर्ट से आप नेविगेट कर सकते हो सिटी जाने के लिए। वो तो सब कुछ उस स्क्रीन पे दिया हुआ था। तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप बोर होते हो वहाँ पर, तो आप बोर नहीं होगे अगर आप सही से अपना टाइम स्पेंड करो। और टॉयलेट्स भी जो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वॉशरूम्स लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं और वॉशरूम कुछ ही होते हैं, तो लोग जाते रहते हैं। लेकिन स्टाफ का मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा, वो बीच बीच में आके क्लीनिंग करते रहते थे। तो वॉशरूम्स भी डिसेंट थे, क्लीन थे, अच्छे थे। और साथ में जब आप फ़्लाइट बोर्ड करते हैं तो आपको इकोनॉमी क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री, हम इकोनॉमी में गए तो इकोनॉमी में कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में पिल्लो, ब्लैंकेट, ईयरफोन्स वगैरह सब दिया जाता है। क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली चाहे आप पूरा रिक्लाइन नहीं हो सकते, इकोनॉमी में सो नहीं सकते हो, लेकिन आप थोड़ा पीछे करके रेस्ट कर सकते हो, या पिल्लो वगैरह लगा के रेस्ट कर सकते हो, ब्लैंकेट ओढ़ के आप आराम कर सकते हो। और साथ में बात की जाए पंक्चुअलिटी की, तो एयर कनाडा ने हमें तकरीबन, हम जैसे 12 बजे के करीब बैठ गए थे, हमारा टेक ऑफ टाइम वॉज अराउंड 12:30,
बट वो था कि किसी कारण बहुत हम लेट हो गए थे। हम 12:30 की जगह 1:30 बजे हमने फ्लाई किया, तो 1-1.5 घंटा थोड़ा हम हो गए थे। तो मुझे लगता है थोड़ा पंक्चुअलिटी पे वर्क करना चाहिए एयर कनाडा को। बट जनरली बोला जाए तो एयर कनाडा एक डिसेंट फ़्लाइट है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है आपको इंडिया से टोरंटो ले जाने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़े और अपने पैसे वगैरह बचाना चाहें तो आजकल ये भी ऑप्शंस आ गए हैं स्काई स्कैनर्स और दूसरी वेबसाइट्स पे कि आप स्टॉप ओवर फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। जैसे कुछ फ़्लाइट्स हैं जो जिनका हॉल्ट होता है, जो डायरेक्ट दिल्ली टू टोरंटो नहीं जाते, वो बीच में स्टॉप ओवर्स लेते हैं। जैसे कहीं जर्मनी में कभी लेते हैं, कभी यूके में लेते हैं, लंदन वगैरह में, जिसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे का होता है लेओवर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट होती है। जैसे दिल्ली से लंदन, लंदन में स्टॉप ओवर, फिर लंदन से टोरंटो। तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आप थोड़े अपने पैसे बचाना चाहें या थोड़ा रिलैक्स करना चाहें। अगर आप नहीं चाहते वन गो में पूरा नॉन स्टॉप फ्लाइट 16.5 घंटे की, आप नहीं कंफर्टेबल है लेने में। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, जो भी फ़्लाइट आप बुक कर रहे हो स्टॉप ओवर वाली, उस एयरलाइंस को ज़रूर कॉल कीजिए अपनी बुकिंग्स करने से पहले, ये पूछने के लिए कि कहीं आपको ट्रांजिट वीज़ा तो रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे मोस्टली जगहों पे नहीं होता, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का अगर होता है, क्योंकि उसमें एक ही एयरलाइन होती है। आपको बस प्लेन चेंज करना होता है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में आपको बैठना होता है, आपका सामान खुद ही चेक इन करवा दिया जाता है। तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन, पासपोर्ट कंट्रोल, कस्टम्स ये क्लियर नहीं करना पड़ता। बट ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हमेशा फ़्लाइट से पूछ लीजिए अपना कोई भी बुकिंग करने से पहले। अब जैसे आपने स्काई स्कैनर या किसी पे देखा और आपको दिखी फ़्लाइट, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटिश एयरवेज़ की दिखी फॉर एग्जांपल कि दिल्ली से लंदन, लंदन में 3-4 घंटे का हॉल्ट है और लंदन से फिर टोरंटो आ गए। सबसे पहले बुक करने से पहले ब्रिटिश एयरवेज़ के ऑफिस में फ़ोन कीजिए, उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन कीजिए, उनसे पूछिए कि ये मेरी फ़्लाइट है, ये डिटेल्स हैं, तो क्या इसमें मुझे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं है। जब तक कि उनसे कंफर्मेशन ना आए कस्टमर केयर से कि हैं या नहीं है, तब तक कोई बुकिंग मत कीजिए, क्योंकि फ़्लाइट्स काफ़ी कॉस्टली हैं। अब ये सब हो गया, इसके बाद हम लैंड हुए टोरंटो कनाडा में, और इमिग्रेशन का तो मैंने बता दिया कैसे सब क्लियर हो गया वहाँ पर। और अब ये चीज़ है कि टोरंटो एयरपोर्ट पे तो आप पहुँच गए हो, लेकिन वहाँ से आप सिटी कैसे पहुँचोगे, क्योंकि टोरंटो में भी 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक बिली बिशॉप एयरपोर्ट है, एक पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट लैंड की थी, जो कि सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है। तो वहाँ से हमने ये चीज़ की कि हम एयरपोर्ट से हमने ले ली वहाँ से एक सेल्फ ड्राइव कार। अब सेल्फ ड्राइव कार क्या होती है कि जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आप कार रेंटल कंपनीज होती हैं जिनको आप कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसके बाद वो आपको कार्स देती हैं जिसको आप खुद चला सकते हो, सेल्फ ड्राइव कर सकते हो। क्योंकि हमें 3 हफ्ते के अपने इस ट्रिप में कनाडा के काफ़ी डिस्टेंस कवर करना था, तो हमारे लिए इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह लेना फिजिबल नहीं था, क्योंकि हम 3-4 लोग थे। वो तो मैं अगर अकेला जाता तो वो एक अलग चीज़ होती, पैसे बचाने के लिए मैं ट्रेन्स भी कर लेता, बसेस भी कर लेता वगैरह, बट फैमिली के साथ थे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ ड्राइव कार लेंगे। तो हम जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड किए, वहाँ से सब फॉर्मेलिटीज़ करवा के इमिग्रेशन कस्टम्स की बाहर निकले, और वहाँ से नज़दीक में हमने ऑलरेडी बुक की हुई थी हमारी सेल्फ ड्राइव कार, उसको हमने सब अमाउंट वगैरह भी पे किया था। बस वहाँ से जाके हमने कार पिकअप कर ली और सेल्फ ड्राइव कार हम ड्राइव करके चले गए। लेकिन जो सेल्फ ड्राइव कार का भी जो प्रोसीजर है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके बारे में बात मैं एक अलग वीडियो में करूँगा, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर या जहाँ पर भी आपको टोरंटो में जाना है उसके लिए। और फिर जब हम वहाँ से सेल्फ ड्राइव कार लेके निकले, उसके बाद हम लोग गए अपने एयरबीएनबी में रहने, क्योंकि वहाँ पे हमने अकोमोडेशन और स्टेज का पता किया था। तो सबसे पहले होटल्स तो बहुत कॉस्टली हैं वहाँ पर कनाडा में, और हम 4 जने थे। तो फिर हमने देखा हॉस्टल्स फिजिबल नहीं है ऑब्वियसली, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एयरबीएनबीज़ करेंगे, क्योंकि वो बजट में भी आ रहे थे, उसमें पूरे घर का एरिया आपको मिल रहा था। बस आपको ये चीज़ थी, आपको खाना वगैरह खुद कुक करना पड़ता था, आपको कपड़े वगैरह खुद धोने होते थे, बट बेसिक आपको पूरा घर का माहौल मिल जाता था। और फर्स्ट डे हमने एयरबीएनबी में ही अपना सब सेटिंग वगैरह किया और थोड़ा आसपास देखा। बस ये एक बेसिक सा था जिसमें मैंने आपको बताया दिल्ली से टोरंटो जाने का। अब आगे आप लोग देखिए मेरा पूरा ये एक्सपीरियंस क्या रहा एग्जैक्टली, एक बढ़िया सी वीडियो के साथ में। आई होप आप इन्जॉय करो। अभी तक तो आप सुन रहे थे या बीच बीच में शॉर्ट्स देख रहे थे कि क्या था मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली से टोरंटो जाने का। अब पूरा आप वीडियो में देखोगे क्या एक्सपीरियंस था। देखो भाई, बैठ गया हूँ मैं फाइनली फ़्लाइट में, और यहाँ मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ ये लगी कि अंदर एंटर होते ही इन्होंने कहा सत श्री अकाल। बहुत मज़ा आया, और पंजाबी में बात कर रहा है यहाँ का क्रू। और ये मेरी सीट है, देखो यहाँ पूरा खाली है आगे का।
तो लेग रूम है मेरे लिए। और मम्मी पापा जो है उनको पीछे में मिली है सीट्स, 2 आइल मिली है क्योंकि ये इस कन्फिग्रेशन में है ये। तो ये है 3-4-3 के कन्फिग्रेशन में है ये हवाई जहाज़ जो हमें दिल्ली से टोरंटो ले जाएगा 16.5 घंटे में। विंडो सीट नहीं मिली यार, मेरा बड़ा मन था विंडो सीट लेने का, बट सीट्स फुल थी और एक सीट की कॉस्ट जब मैंने बुक की थी तब 8,000 रुपये आ रही थी, तो बहुत महंगी थी वो। तो इसलिए चलो जो मिल गई, बस टोरंटो पहुंच जाए। या सही में भाई बढ़िया माहौल हो गया, लाइटें डिम हो गई हैं देखो। तो भाई फ़्लाइट के 12 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे रह गए अभी। ये देखो इधर लिखा भी आ रहा है यहाँ पर इस वाले में, तो ये चीज़ है। और ये क्रू का एरिया है। लाइफ की पहली फ़्लाइट है जो इतनी लंबी है, तो बड़ा अलग सा और मज़ेदार एक्सपीरियंस है। थोड़ी थकान भी होगी है, लेकिन बीच बीच में ये है आपको उठ के चलते रहना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेचेस करनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, उससे सही रहता है। साढ़े 16 घंटे के बाद वी आर फाइनली इन कनाडा, टोरंटो पीएसएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो पीछे भी लिखा हुआ है वेलकम टू टोरंटो। और अब जा रहे हैं इमिग्रेशन और कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज़ करवाने के लिए। यहाँ एक यार बड़ी अजीब चीज़ हुई, बड़ी नई चीज़ हुई। इमिग्रेशन पर हमें पासपोर्ट्स दिखाने नहीं पड़े, हमने सीधा एक अराइव स्कैन करके ऐप है, उस पर अपना कस्टम डिक्लेरेशन भरा, वो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ था, उसका प्रिंट निकाला और पासपोर्ट्स लेके हम पहुँचे। तो उन्होंने बोला आप जाइए, आपका सब इलेक्ट्रॉनिक है, कोई पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आपका इमिग्रेशन डन है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो देख के वैल्यू मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, मज़ा भी आया हो और आपका मन भी कर रहा हो कि अब आपको भी कनाडा का एक ट्रिप करना है। तो ये वीडियो याद से शेयर कर लेना अपने उन दोस्तों, यारों, फैमिलीज़, लव्ड वंस के साथ जो प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने का और जिनको पूरा प्रोसेस जाना है इंडिया से कनाडा जाने का। आपको कोई और अगर हेल्प वगैरह चाहिए हो, कोई और डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। कोई भी आपको डाउट हो मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अब आगे कनाडा की सीरीज़ आएगी, लॉन्ग सीरीज़ आएगी। कनाडा के शॉर्ट्स में काफ़ी बना चुका हूँ, उसकी मैं प्लेलिस्ट भी लिंक कर दूंगा साथ में, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट कंटेंट भी मैं डालूंगा कनाडा के बारे में या दूसरी जगहों के बारे में, जो आपके लिए एज ए ट्रैवल एंथुसियास्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी, मज़ेदार भी होगी और आपको इंस्पायर करेगी ट्रैवल करने की और एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस इसके साथ ये वीडियो एंड करते हैं। फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, एंड सब्सक्राइब करना याद से यूट्यूब पे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। एंड फिर से जाते जाते सबको सत श्री अकाल।